हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो सेशन है ये अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं पीड़ित शास्त्र पर आधारित है। ये एलएलबी के चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। ये उनके सिलेबस में है। चौथे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर आज 11:30 बजे से होना है और आज मैं अर्ली मॉर्निंग ये बना करके प्रयास कर रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से उनको जितना सहायता पहुँचा सकूँ पहुँचाऊँगा। देखिए, आज का विषय जो है वो अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और पीड़ित शास्त्र से बात होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि शास्त्र मीन्स होता क्या है। शास्त्र मतलब होता है जैसे लॉजी को आप विज्ञान बोल सकते हैं या लॉजी को शास्त्र कहते हैं, अर्थात ऐसा विषय या ऐसा विज्ञान, ऐसी विधि जिसमें किसी विषय विशेष का अध्ययन किया जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे अपराध शास्त्र है, दंड शास्त्र है, पीड़ित शास्त्र है। 3 शास्त्र हैं जिसको हम बारी बारी से बताएंगे। अभी फिलहाल हम अपराध शास्त्र के बारे में बात करेंगे। ये जितने पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं ये अपराध शास्त्र से रिलेटेड हैं और इनके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए, अपराध शास्त्र जो है 2 शब्द से मिलकर के बना है। इसमें 2 शब्द हैं, पहला है अपराध और दूसरा है शास्त्र। तो ये मिलकर के क्या हो गया? अपराध शास्त्र। यानी अपराध का अध्ययन करना, ऐसा विज्ञान, ऐसा विषय या ऐसा विधि जिसमें अपराध का अध्ययन किया जाता है उसे अपराध शास्त्र कहते हैं। तो ये आपका हो गया अपराध शास्त्र। इसका अर्थ या इसकी परिभाषा आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अपराध शास्त्र के परिभाषा में एक विद्वान हुए, विद्वान का नाम है सदरलैंड महोदय ने अपराध शास्त्र की परिभाषा देते हुए यही बात बताया कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम अपराध के क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं या अपराध के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे अपराध शास्त्र कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। प्रकृति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि यह एक विज्ञान है और कुछ विद्वान मानते हैं कि अपराध शास्त्र जो है वह एक कला है। तो कला मानने वाले यानी कि विज्ञान न मानने वालों का तर्क यह है कि विज्ञान जो होता है उसमें एक सार्वभौमिक सिद्धांत होता है, उसमें एक यूनिवर्सल कह सकते हैं रूल होता है, एक नियम होता है, उसका एक फार्मूला होता है जिस फार्मूला पे साइंस क्या होता है बेस्ड होता है। जबकि ये जो अपराध शास्त्र है, अपराध शास्त्र समय और स्थान के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इसे विज्ञान कहना सही नहीं होगा। यह तर्क विज्ञान न मानने वाले यानी अपराध शास्त्र को विज्ञान न मानने वाले विद्वानों का है। विज्ञान न मानने वाले विद्वान ये कहते हैं कि भाई यदि यह विज्ञान होता तो इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत होते, यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन्स होते, प्रिंसिपल्स होते, जिस प्रिंसिपल्स पर, डॉक्ट्रिन्स पर ये बेस्ड होता। बट ऐसा नहीं है, और जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह समय और स्थान परिस्थिति के साथ परिवर्तित होता रहता है और इनके नियमों में, इनके सिद्धांतों में या इसके जो भी रूल्स हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह विज्ञान न होकर के कला है। जबकि इसी के विपरीत कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इसको कला न मान करके विज्ञान कहते हैं। वो कहते हैं कि इसका अध्ययन वैज्ञानिक रूप में होता है और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, इसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर हम अपराध का अध्ययन करते हैं और अपराधियों का अध्ययन किया जाता है। अपराधियों के बारे में एक रूल होता है, एक अनुमान होता है जो कि अपराध के और अपराधियों के ऊपर अध्ययन करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यह मानने वाले विद्वान में सदरलैंड थे। सदरलैंड का मानना था कि जो अपराध शास्त्र है वह एक विज्ञान है। तो ये इसकी प्रकृति हो गई। प्रकृति के बारे में 2 धारणा है, कुछ लोग इसको विज्ञान का रूप मानते हैं, कुछ लोग इसको विज्ञान का रूप न मान करके कला का रूप मानते हैं। अब हम आ गए क्षेत्र। तो इसका क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है। इसके क्षेत्र के बारे में इलियट महोदय जो हैं, इलियट महोदय ने बताया कि जैसे हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या काम करते हैं, इसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तारित है, कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो जो अपराध शास्त्र का क्षेत्र है यह अपराध की प्रकृति को
पहले तो इस अपराध की प्रकृति का अध्ययन करता है, अपराध की प्रकृति का पता लगाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्राइम, ठीक है, व्हाट इज़ नेचर ऑफ क्रिमिनल्स, तो जो अपराधी हैं उनके बारे में, अपराधियों के व्यवहार के कारण के बारे में जानने की कोशिश करता है अपराध शास्त्र। उसके बाद जो अपराधी हैं, अपराधियों के व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। अपराध शास्त्र क्या काम करता है कि जो अपराधी हैं, अपराधियों का व्यक्तित्व जो है, उनकी जो पर्सनालिटी है, भले ही वो निगेटिव पर्सनालिटी है, लेकिन उनका अध्ययन करना अपराध शास्त्र का कार्य है। और साथ ही साथ यह शास्त्र यानी कि अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी जो है, क्रिमिनोलॉजी उपचार एवं दंड का भी प्रावधान करता है। तो जब यह उपचार और दंड के बारे में हम बात करेंगे तो वो दंड शास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतनी बातें रही आपके अपराध शास्त्र के बारे में, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं अपराध शास्त्र का महत्व। तो अपराध शास्त्र का महत्व जाहिर सी बात है कि ऐसा विज्ञान, ऐसी विधि जो अपराधियों का अध्ययन कर रहा है, अपराध का अध्ययन कर रहा है, उसके प्रकृति के बारे में पता कर रहा है, उसके व्यक्तित्व के बारे में मालूम कर रहा है, उसके लिए क्या दंड होगा, क्या अपराध होगा, इन सारी चीज़ों को जब वो अध्ययन करेगा, इन सारी चीज़ों का जब वो एनालाइज करेगा, उस पर नियंत्रण करेगा, तो कहीं न कहीं हमारे एक सभ्य समाज की स्थापना होगी। और यह जो समाज है यानी कि मानव और अपराध की जो परंपरा रही है, यह जो कॉन्सेप्ट आया है, यह मानव सभ्यता का जब से जन्म हुआ है तब से ये चला आता रहा है। जहाँ मानव है वहाँ अपराध होता ही रहेगा या होता है, ठीक है। तो ये आपके अपराध शास्त्र के महत्व इसलिए है कि इसका काम होता है कि उनके बारे में अध्ययन करना, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, क्रमबद्ध करना, अध्ययन करना, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, सुव्यवस्थित ढंग से उनका अध्ययन करना और उसके निराकरण के लिए कदम उठाना, निराकरण के लिए प्रयास करना कि इसके समाधान के लिए या इसके उन्मूलन के लिए ऐसी क्या कदम होना चाहिए या क्या उपाय होना चाहिए जिससे कि अपराध की जो संख्या है या जो अपराध की बहुलता है उसको कम किया जाए और जो आपराधिक प्रवृत्ति है या अपराधियों की जो संख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण किया जा सके। आगे हम आएंगे अपराध शास्त्र में अध्ययन विधि और अपराधियों का अध्ययन। तो अपराध शास्त्र में अध्ययन विधि के अंतर्गत देखा जाता है कि अपराध शास्त्र की कई अध्ययन विधियां हैं। अध्ययन विधियों में आप देखेंगे जैसे शाखाएं हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की शाखाएं हो गई और इसी प्रकार के इसके अध्ययन विधि भी होते हैं। जैसे पारंपरिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा और प्रतीकात्मक तरीके से या समाजशास्त्रीय तरीके से, मतलब अध्ययन करने का तरीका यही होता है कि हम अपराधियों की संख्या का अध्ययन करेंगे, उनकी सांख्यिकी पता करेंगे कि भाई पहले ये देखा जाए कि अपराधी जो हैं उनका किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपराधी हैं, कौन सा ऐसा अपराध है जिसका सबसे ज़्यादा अपराध किया जा रहा है और उसके पीछे का क्या कारण है। तो ये आपके अपराध शास्त्र में अध्ययन की विधि की बात हो रही है। और अपराधियों का अध्ययन, अपराधियों के अध्ययन में यही देखा जाएगा कि जो अपराधी है, अपराधी की ऐसी प्रकृति क्यों है, उसका ऐसा नेचर क्यों है, उसमें अपराधी प्रवृत्ति क्यों है और उसका ऐसा व्यवहार होने के पीछे का कारण क्या है। इस कारण का पता लगाया जाए कि क्यों ऐसा व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपराधी बनता है, अपराधी बनने के पीछे का क्या वजह हो सकता है, क्या उसके पीछे कारण हो सकता है। और साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई व्यक्ति जन्मजात अपराधी है, क्या वो जन्म से ही अपराधी हो रहा है, ठीक है, जन्म से भी अपराधी हो सकते हैं। और व्यवहार में जब वो बड़े होते हैं, जब वो समाज के अंतर्गत आते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते हुए भी किसी व्यक्ति के मन में आपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेता है, तब वह अपराधी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अध्ययन करना और अपराधियों का अध्ययन करना आपके अपराध शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। और उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपके अपराध शास्त्र के शाखा के बारे में, तो इसकी शाखाएँ हैं अपराध शास्त्र की शाखा में। जैसे आपका पारंपरिक शाखा जिसको क्लासिकल बोलते हैं, इसको वर्गीकरणीय है, ये पारंपरिक शाखा हो गए। पारंपरिक शाखा में क्लासिकल है, अलग अलग वर्ग में रख करके अपराधियों को और अपराध को उनका अध्ययन किया जाता है, तो वह आपके शाखा में यानी कि पारंपरिक शाखा माना जाता है, पारंपरिक शाखा हो जाता है। प्रतीकात्मक जहाँ पे क्या है, एक टाइप का होता है, मतलब इस प्रकार का है या ऐसा प्रतीक है उसका, तो
इस प्रकार के जब हम अध्ययन करने लगते हैं या जिस शाखा के अंतर्गत ऐसा अध्ययन किया जाता है उसको प्रतीकात्मक शाखा कहा जाता है। अपराध शास्त्र में हम अपराध और अपराधियों के बारे में ही बात करते हैं, उन्हीं का अध्ययन करते हैं, उन्हीं के बारे में जानने का हम कोशिश करते हैं कि यह अपराध, ऐसा अपराधी ने इस अपराध को क्यों किया। जैसे कोई अपराध अगर किसी अपराधी ने किया तो अपराध शास्त्र का यही कार्य होता है कि वह उसका अध्ययन करे, उसकी स्टडी करे कि ऐसे व्यक्ति के दिमाग में इस तरह के अपराध को करने का विचार कहाँ से आया, ऐसी प्रवृत्ति क्यों आया, उसके पीछे का क्या वजह हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। इसलिए अलग अलग इसमें शाखाएं हुई। तो पारंपरिक शाखा हो गया, प्रतीकात्मक शाखा हो गया, समाज शास्त्रीय शाखा हो गया। समाज शास्त्रीय शाखा में समाज में रहते हुए समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन करना, समाज में जिस तरह से लोग रह रहे हैं, समाज के लोगों में जो आपराधिक प्रवृत्ति पनप रहा है, समाज के लोगों के प्रति पनप रहा है और सामाजिक व्यक्ति जो है उसके अंदर ऐसी जो परंपरा आ रही है, ऐसा क्यों हो रही है, ये कारण हो सकते हैं इसके अपराध शास्त्र के शाखाओं में। तो जो शाखा समाज शास्त्रीय अध्ययन कर रहा है वो समाज शास्त्रीय शाखा हो गया, जो प्रतीकात्मक अध्ययन करता है वह प्रतीकात्मक शाखा हो गया, जो पारंपरिक या क्लासिकल यानी कि वो वर्गीकरण कहा जाता है, जैसे ये सोशियोलॉजिकल हो गया, ये टाइपोलॉजिकल हो गया, ये आपका क्लासिकल हो गया, ये सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, ये बहुकारक है, मतलब मल्टीपल फैक्टर है, दृष्टिकोण है इसमें। तो इस प्रकार की जो शाखाएं हैं ये कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को हमने यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करेंगे अपराध के कारण के बारे में कि अपराध का कारण क्या होता है। देखिए, अपराध के कारण में एक महान विद्वान हुए, उनका नाम था लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो जो थे वो एक चिकित्सक थे। लोम्ब्रोसो महोदय का कहना ये था कि व्यक्ति जो होता है, यानी कि जो अपराधी व्यक्ति होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वह जन्मजात हो सकता है, वह जन्मजात होता है। उनका मानना यही है कि वह जन्मजात होता है, जन्मजात हो सकता है और उसकी जो शारीरिक बनावट होती है यह भी काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि वह अपराधी होगा। जबकि लोम्ब्रोसो के इस सिद्धांत का बहुत से विद्वानों ने आलोचना किया और उसका खंडन किया। अब हम देखेंगे इसके बाद कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो अपराध को जन्म देते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। जैसे आर्थिक कारण हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वह आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है या बहुत गरीब है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, भोजन यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान की भी अगर आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, ये नीड्स उसकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं उसके मन में चोरी करने का या डाका डालने का या छीनने का, छिनैती करने का, लूट करने का भाव मन में आएगा, ऐसी प्रवृत्ति मन में आएगा, ऐसा विचार मन में जन्म लेगा कि हम ऐसा करें कि हमारे पास ऐसे आए। हो सकता है कि वह व्यक्ति अगर बहुत ही सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, बहुत ही मैनर्ड है, शिष्टाचार है उसके अंदर, तो वह मेहनत करने के बारे में भी सोच सकता है कि हम मेहनत करके पैसे कमाएं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, बहुत समस्याओं से घिरा हुआ होता है, तो उसके दिमाग में सकारात्मक बातें ना आकर के नकारात्मक बातें ज़्यादा आने लगती हैं और वहीं पर वह व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है और आपराधिक प्रवृत्ति उसके मन में जन्म ले लेता है और अपराध करने लगता है। ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा समाज में कि जब व्यक्ति का शरीर और दिमाग, यानी कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हेल्दी होता है, मतलब हेल्दी मेंटल और हेल्दी फिजिकल, अगर और हेल्दी इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। जब हेल्दी है, स्वस्थ रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, आर्थिक रूप से भी स्वस्थ है, पैसों की बहुत कमी नहीं है, बहुत तंगी नहीं है, तो व्यक्ति अच्छा सोचता है और अच्छा करने का भी विचार मन में आता है, ऐसा भाव मन में उत्पन्न होता है। तो ये ढेर सारे कारण हो सकते हैं अपराधी होने का या अपराध करने का, आपराधिक विचार मन में आने का। तो पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक। समाज में रहते हुए उनको नीचा दिखाया जाए या उनको समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाए, या जो समाज है, समाज में भी तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, समाज में भी अलग अलग ढंग के लोग होते हैं। किसी
अच्छे खासे व्यक्ति को भी इतना बुरा बना देंगे या उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा देंगे, ऐसे लांछन लगा देंगे या उसके लिए ऐसे शब्दों का या ऐसे जो है शर्तों का प्रयोग करने लगते हैं जिससे कि उसकी प्रवृत्ति जो होती है, उसकी जो सोच होती है वह आपराधिक तो ये सामाजिक हो गया। उसके बाद आप मनोवैज्ञानिक देखिए, कुछ लोग मानसिक रूप से या साइको टाइप के होते हैं, वो साइकोलॉजिकली ऐसा होते ही है कि उनको किसी को कष्ट देने में या किसी का नुकसान करने में, किसी को क्षति पहुंचाने में, किसी का अधिकार छीनने में, किसी को तकलीफ पहुंचाने में ही बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। तो साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक अपराधी कहा जाता है, उनको साइको भी कहा जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी अपराध जन्म लेता है और लोग मनोवैज्ञानिक अपराधी होते हैं। व्यक्तिगत अपराध का कारण, एक कारण व्यक्तिगत भी होता है कि कुछ लोगों के पास सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी पर्सनल रूप से कुछ व्यक्ति इस प्रवृत्ति के होते ही हैं कि वो अपराधी हो जाते हैं और अपराध करने पे आमादा हो जाते हैं, अपराध करने लगते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी और इसको हमने शॉर्ट में बताया। अब इसके बाद हम दंड शास्त्र पर बात करेंगे, आप लोगों को दंड शास्त्र को बताएंगे। देखिए, अभी आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था अपराध शास्त्र के बाद। अब आपको हम बताएंगे दंड शास्त्र। दंड शास्त्र को इंग्लिश में पेनोलॉजी कहा जाता है। दंड शास्त्र को इंग्लिश में पेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पेनोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1838 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रांसिस लीबर के द्वारा 1838 ईस्वी में पेनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, जो पेना प्लस लोगो से बना हुआ है। पेना मतलब होता है दंड, और इसी को ल कर लेते हैं। अभी क्या है, पेनल होता है, तो पेनल मतलब दंड होता है। ठीक है, तो ये पेनल हो गया। ठीक है, और प्लस लॉजी को ही लोगो बताया गया, तो ये हो गया शास्त्र, मतलब अध्ययन करने का एक विषय या विज्ञान। तो पेनोलॉजी आ गया आपका। तो पेनोलॉजी का मतलब हो गया क्या? पेनोलॉजी का मतलब हो गया दंड शास्त्र। ठीक है, तो ये दो शब्द से बना हुआ है, पेनो प्लस लॉजी। पेनो मतलब होता है दंड और लॉजी का मतलब शास्त्र, यानी कि कोई विषय या विज्ञान। तो दंड का विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत दंड का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनोलॉजी कहा जाता है। जैसे अपराध शास्त्र में अपराध का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से पेनोलॉजी में दंड के अध्ययन किए जाते हैं। अब उस दंड जो है, यानी कि जो पनिशमेंट है, जो सैंक्शन है, पनिशमेंट है, उसके प्रकार के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, और उसमें भी क्या सुविधाएँ की जाएंगी, कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रकृति होगा, कैसा नेचर होगा, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हमने परिभाषा के बारे में जानना है कि परिभाषा, जैसे आपके पीके सेन हुए, पीके सेन महोदय ने दंड शास्त्र की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि जो दंड शास्त्र है, दंड शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम दंड के प्रकृति को, उसके प्रकार को अध्ययन करते हैं, उसके प्रकृति, उसके प्रकार और उसके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ये पीके सेन, और लगभग वैसा ही परिभाषा सेठना महोदय के द्वारा भी दिया गया है। ठीक, इसमें हम इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति में यही है कि जैसे अपराध शास्त्र के अंतर्गत उसकी प्रकृति को बताया गया, तो इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। यह वैज्ञानिक तरीके से सिद्धांतों का वर्णन करता है, उसका निर्धारण करता है, और उन सिद्धांतों के अंतर्गत जो अपराधी होते हैं उनको दंड दिया जाता है। ठीक, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी दंड के कह सकते हैं कि आयाम हैं, सभी आयाम का अध्ययन किया जाता है। और जिस प्रकार से अपराध शास्त्र का महत्व है, उसी प्रकार से दंड शास्त्र का भी महत्व है। यह अपराध को कम करने के लिए, जो अपराधी हैं उनके मन में भय पैदा करने के लिए, उनके मन में डर बनाने के लिए, और हमारे एक सभ्य समाज को यह संकेत देने के लिए, उन्हें इस प्रकार का मैसेज मिले, ऐसा संदेश मिले कि यदि वह ऐसा अपराध करते हैं या ऐसी गलती करते हैं तो उन्हें भी
दंड से दंडित किया जाएगा, उन्हें भी पनिशमेंट दिया जाएगा। अब हम आते हैं दंड शास्त्र के अंतर्गत, जैसे कुछ दंड हैं। दंड के प्रकार की बात किया जाए तो दंड के प्रकार में जैसे अगर आप बीएनएस पढ़ेंगे तो बीएनएस के धारा 4 बीएनएस की धारा 4 में 6 प्रकार के दंड को बताया गया है। सबसे पहला दंड जो है वह है आजीवन मृत्यु दंड है। पहला है मृत्यु दंड, डेथ पनिशमेंट। उसके बाद आजीवन कारावास। उसके बाद आपका आ जाएगा जेल हो जाता है, यानी कि कारावास बोलते हैं। कारावास के बाद संपत्ति का समपहरण हो जाता है। समपहरण से पहले जुर्माना लगता है। जुर्माना के बाद संपत्ति का समपहरण बोलते हैं, जिसमें कुर्की वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद एक छठा जो दंड जोड़ा गया है, दंड का प्रकार है, वह है सामुदायिक सेवा। ये आपके बीएनएस के अंतर्गत बताया गया है। बीएनएस का सेक्शन 4 है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि बीएनएस की धारा 4 है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे दंड शास्त्र के अंतर्गत जो अपराधी है, अपराधी के एक कह सकते हैं ब्राइट फ्यूचर के बारे में भी सोचना विद्वानों का काम है। इसलिए दंड शास्त्र के अंतर्गत इस बात का भी पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसमें सुधार लाया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उसमें चेंजेस लाया जाए। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार अपराध कर दिया, वह अपराधी हो गया तो वह हमेशा अपराधी ही रहेगा या हमेशा अपराध ही करता रहेगा। इस दर्शन पे, इस कॉन्सेप्ट पे जो है दर्शन शास्त्र के अध्ययन किए जाते हैं, दर्शन शास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं और अलग अलग सिद्धांतों का, अलग अलग प्रावधानों का प्रावधान किया गया है। जैसे जो अपराधी है उसमें सुधार के लिए आदर्श कारागार की स्थापना किया गया। आदर्श कारागार मतलब ऐसा कारागार जहाँ पर कोई कैदी, जहाँ कोई अपराधी जिसको कैद किया गया है, कारागार में बंद किया गया है, उसको पढ़ने का व्यवस्था किया जाए, उसको कोई काम करने का, मतलब अगर उसके अंदर कोई हुनर है, उसके अंदर कोई नॉलेज है तो उस नॉलेज का उपयोग करे, उसका वह प्रचार करे, उसका उपयोग करे, उसको कहीं न कहीं क्रिया रूप दे और अपने अंदर सुधार लाए। ठीक है, तो वहाँ आदर्श कारागार होता है, वहाँ पे स्वच्छ वातावरण होता है और स्वस्थ जो है कि पर्यावरण होता है, वहाँ रहने का, खाने का, सोने का, पढ़ने का, खेलने का, चिकित्सा का और इस तरह के कह सकते हैं मनोरंजन का, सारे के सारे व्यवस्थाएं की जाते हैं, उसे हम आदर्श कारागार कहते हैं। साथ ही साथ कारागार के जो नॉर्म होते हैं, जो उसके मानक होते हैं, सभी मानक का क्या किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आदर्श कारागार। खुला जेल, खुला जेल का मतलब ऐसा जेल जो 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं है, उसको हम घेर करके, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार से घेर करके, गेट में बंद करके जब रखते हैं तो वो खुला जेल नहीं होता, वो बंद जेल होता है। जहाँ 4 दीवारी नहीं है, जहाँ खुला हुआ है, स्वेच्छा से जो कैदी है, जो अपराधी है, वह वहाँ पे रहेगा और वह यह प्रयास करेगा कि अपने किए हुए कृत्य का पश्चाताप करे, उसमें सुधार करने की कोशिश करे, तो उसको खुला जेल कहा जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये परिवीक्षा है। परिवीक्षा का मतलब होता है एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है। प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा अधिकारी कहा जाता है। किसी कैदी को परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में जेल से बाहर छोड़ दिया गया है, वह उसके देखरेख में रहेगा। उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होता है। शर्त रख दिया जाता है कि आप क्षेत्र विशेष से बाहर नहीं जाओगे। जैसे मान लीजिए जिला है तो कह दिया कि आप जिले के बाहर नहीं जाओगे, या कोई एरिया विशेष बता दिया गया कि आप इस एरिया में ही रहोगे और पुनः ऐसा कोई अपराध नहीं करोगे, ऐसी आपराधिक कृत्य नहीं करोगे जिससे कि आपको दोबारा जेल में डाल दिया जाए। दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर आप परिवीक्षा पे भी बाहर नहीं जा पाओगे। परिवीक्षा पे बाहर जाने का मतलब यही है, परिवीक्षा अधिकारी के सुपरविजन में, उनके देखरेख में जेल से बाहर होना और अपने किए हुए कृत्य पर, आपराधिक कृत्य पर पश्चाताप करना, उसमें सुधार करना और अपने आप को समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना और एक आदर्श नागरिक, अच्छा नागरिक बनना। पैरोल और फरलो। फरलो जो होता है, फरलो को जैसे कोई अपराधी है या कोई कैदी है, जेल में बंद है, कारागार में बंद है, उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए, उसकी सुधारात्मक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है।
कि आप बाहर रहिए। अगर वो बाहर है और अपने स्वभाव में, अपनी प्रवृत्ति में सुधार लाते हैं, दोबारा वो ऐसी कोई आपराधिक कृत्य नहीं करते हैं, तो उनकी इस अच्छे आचरण के आधार पर अगर सही विचार होता है, सही समझ में आता है, जो जेलर है और जो सक्षम अधिकारी होते हैं जेल के, तो उनको क्या कर सकते हैं, पैरोल पर छोड़ सकते हैं। फरलो जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। किसी विशेष कार्य के लिए भी फरलो पे छोड़ दिया जाता है कि आप जाइए और वह अपना विशेष कार्य करिए। विशेष कार्य करने के बाद आप अंदर आ जाइए। जैसे एग्ज़ाम्स हो गया, या उनके घर में किसी की डेथ हो गई, या कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है, ऐसा जो है व्यवस्थाएं किया गया है, उसे फरलो कहते हैं। पैरोल का मतलब कि 2/3 या 1 से, मतलब जो सज़ा है, जैसे 6 साल का सज़ा है या 7 साल का सज़ा है, तो 7 साल का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सा तक अगर वो जेल में बिता लिया है, कारागार में बीत गया उसका, या उसमें बहुत अच्छी आदतें हैं, सुधारात्मक प्रवृत्ति है, वो अपने आप को दिन ब दिन सुधार रहा है, तो उसको पैरोल पर छोड़ दिया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा कि ठीक है अब आप बाहर रहो, जेल से बाहर रहो, और ऐसी गलती दोबारा मत करना, ऐसा अपराध न करना जिससे फिर से आपको पुनः जेल में डाला जाए, तो पैरोल हो गया। और जमानत जो कि हमारे यहाँ BNSS में इसका प्रावधान किया गया है। BNSS में इसका प्रावधान है, पहले धारा 236, 37, 38 ऐसे हुआ करता था। अभी का लेटेस्ट जो धारा है वो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो उनमें ये जमानत का प्रावधान किया गया है। जमानत एक होता है एंटीसिपेटरी बेल होता है, यानी कि उसको आप कह सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल को अग्रिम जमानत कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर शक होता है कि उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा करके, कोई संज्ञेय अपराध का आरोप लगा करके उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या करता है, आवेदन करता है और उसको अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाता है। और एक जमानत होता है जब कोई व्यक्ति जेल चला जाता है, किसी व्यक्ति को कारागार में डाल दिया जाता है, तो वह बेल के लिए या जमानत के लिए आवेदन करके जमानत पर बाहर आ सकता है। जमानत के लिए बॉन्ड भरना पड़ता है, सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो ये आपके यहाँ पर सुधार के लिए सुधारात्मक प्रयास किया गया है, सुधारात्मक उपयोग या इस तरह का कह सकते हैं कि प्रावधान किया गया है, ऐसे जो है ऑप्शंस रखे गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे दंड के सिद्धांत को। दंड के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है प्रायश्चितात्मक सिद्धांत। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत में कोई व्यक्ति अपराध किया हो और उसको प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाए, वो प्रायश्चित करे और उसमें सुधार लाए, ये प्रायश्चितात्मक सिद्धांत हो गया। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत जो होता है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि कठिन है। इसमें बहुत कठिन दंड दिया जाता है, जैसे देश निकाला कर दिए, काला पानी कर दिए, या आजीवन कारावास हो गया, या मृत्यु दंड हो गया, ऐसा हो जाता है। तो इसको प्रतिरोधात्मक सिद्धांत कहा जाता है। प्रतिरोधात्मक दंड का सिद्धांत है ये, और ये प्रायश्चितात्मक दंड का सिद्धांत है। इसमें प्रायश्चित करने के लिए दंड दिया जाता है, समाज से बाहर निकाल दिया गया, कहीं अकेले में जाइए, एकांतवास में रहिए और अपनी सुधार करिए। उसके बाद आप आएंगे प्रतिशोधात्मक में। प्रतिशोधात्मक मतलब प्रतिशोध होता है, टीट फॉर टाट, यानी जैसे को तैसा का यहाँ पर सिद्धांत अप्लाई किया जाता है। अगर कोई अपराधी किसी का हाथ तोड़ दिया है तो उसको दंड दिया जाएगा, उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा, मतलब हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, जैसे सिद्धांत का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। लेकिन समय के साथ समय बदलता गया और धीरे धीरे जब मानवाधिकार की बात होने लगी, वैश्विक लेवल पे मानव के अधिकार के लिए, मानव के सुधार के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए विद्वानों ने जब बात किया, उस पर विचार किया, तो ऐसा महसूस किया गया कि कोशिश किया जाए कि अपराध का निवारण किया जाए और अपराधियों में सुधार की व्यवस्था की जाए। तो ये आपके सिद्धांत आने लगे। तो निवारणात्मक दंड का या ये जो निवारणात्मक सुधार का सिद्धांत है, इसमें यह प्रयास किया जाता है कि अपराध होने से पहले अपराध का निवारण किया जाए, अपराध होने न दिया जाए। और दूसरा अंतिम जो है सुधारात्मक सिद्धांत। तो सुधारात्मक सिद्धांत जो है अपराधियों को सुधरने के लिए बाल सुधार गृह है, महिलाओं के लिए महिला सुधार गृह है, और पुरुषों के लिए जो बहुत ही जघन्य अपराध करके आते हैं, बहुत ही दुर्दांत अपराधी होते हैं, बर्बर होते हैं, क्रूर होते हैं, उनको छोड़ करके
बाकी जो जाने अनजाने में किसी से गलती हो जाती है वह ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, साधारण अपराधी है, छोटे अपराध किया हुआ है, तो उसमें सुधार के लिए साधारण जेल दिया जाता है उसको, और उसमें सुधरने के लिए अवसर दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए अवसर दिए जाते हैं, और उसे हमेशा मोटिवेट किया जाता है। ऐसा मोटिवेशनल उसको तमाम से कह सकते हैं ऐसी बातें बताई जाती हैं, सिद्धांत बताए जाते हैं, कहानियाँ बताई जाती हैं, जिससे उसमें सुधार हो। जेल में रहते हुए वह ऐसा कार्य भी कर सकता है जिससे अपने आप में सुधार ला सके। ठीक है, तो ये सुधारात्मक सिद्धांत जो है यह वर्तमान समय की मांग है, और तमाम से विद्वान या जो जुरिस्ट हुए हैं, न्यायविद हुए हैं, न्यायाधीश हुए हैं, विधिवेत्ता हुए हैं, उनका भी मानना यही है कि सुधारात्मक सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाए। इस वजह से वर्तमान समय में मृत्यु दंड को कम से कम किया गया है, जिससे कि व्यक्ति को सुधारा जा सके। क्योंकि जो अपराधी है, अपराधी का अंत नहीं करना है, अपराध का अंत करना है। तो अपराधी का अंत न करके अपराध का अंत करने के लिए हमें सुधारात्मक सिद्धांत का पालन करना होगा। अब लास्ट जो है हमारा दंड शास्त्र के बाद, दंड शास्त्र के बाद है पीड़ित शास्त्र। पीड़ित शास्त्र में पीड़ित की बात की गई है, जो विक्टिम होता है, जो विक्टिम होता है, विक्टिम के अध्ययन के बारे में पीड़ित शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है। पीड़ित शास्त्र जो है वह पीड़ित का अध्ययन करता है। पीड़ित में कोई महिला हो सकती है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, या आम जनमानस हो सकता है, कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। तो वह पीड़ित जो है उसके बारे में जानना, उसको समाज की मुख्य धारा में लाना, उसके जीवन में फिर से उस प्रकार की हरियाली लाना, जैसे कि किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ मान लीजिए कि लैंगिक अपराध होता है, या जैसे दुराचार जैसे अपराध होते हैं, तो उसके ऊपर सामाजिक कलंक लग जाता है। उसको फिर से पुनः उस समाज में कैसे लाया जाए, उसके इस कलंक को कैसे मिटाया जाए, इसके लिए भी हमारे जो भारतीय कानून है, भारतीय कानून में अलग अलग प्रकार के अधिनियम, अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जहाँ पर पीड़िता की पहचान छिपाया गया है, उसका नाम बताने से, उसकी पहचान बताने से रोक लगाया गया है, और उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो उसके जीवन को सुधार सके, जो उसको फिर से समाज की मुख्य धारा में ला सके, और फिर एक सामान्य व्यक्ति की तरह गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसे फिर से स्थापित कर सके, और वह अपने आप को पुनः उस स्थिति में ला सके। तो यह आपका पीड़ित शास्त्र है। पीड़ित शास्त्र का भी एक अपना महत्व है। वो जो पीड़ित होते हैं, पीड़ित के बारे में उनके अंदर जो कमियां रह गई हैं, जो कमियां हो गई हैं, जो कमज़ोरी हो गई है, उस कमज़ोरी को ख़त्म करना, उस कमज़ोरी में सुधार लाना, और फिर से उसे एक आदर्श नागरिक के रूप में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पीड़ित हो, और पीड़ित होने के बाद उसके मन में आपराधिक प्रवृत्ति पैदा हो जाए, आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले ले, कि जैसे मुझे कोई मारे तो मैं भी फिर ऐसा विचार अपने मन में लाऊं कि मैं भी उसको मारूंगा। तो ऐसा न होने पाए, इसके लिए भी पीड़ित शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका आज का वीडियो सेशन रहा, जिसमें अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और पीड़ित शास्त्र का मैंने छोटा सा संक्षेप में अपना व्याख्यान दिया। और इस विधि का मुख्य जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि अपराधियों को कम करना, अपराध को कम करना, और जो पीड़ित है, पीड़ित में सुधार लाना, और एक सभ्य समाज की स्थापना। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप इसे समय से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही हेल्पिंग होगी। फिर अपना हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।